हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया, मज़े में, मज़ा आ रहा है लाइफ में, पढ़ाई मस्त चल रही है, सब बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो हम लोग आ गए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो पर। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आखिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने समझा कि आखिर कॉम्प्लेक्स में कर्व क्या होता है, कर्व। फिर हम लोगों ने जॉर्डन कर्व समझा था। अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। फिर इन्हीं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में से एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसको हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो फिर हम पहुंचेंगे एनालिटिक फंक्शन पर। ठीक है, तो आज हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर नेट या जैम वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि थ्योरम याद करके बीएससी क्लास तो पास की जा सकती है, अच्छे कंपटीशन बिल्कुल नहीं निकाले जा सकते, उसके लिए बेस से पढ़ना पड़ेगा। देखो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखो जैसे क्या होता था जब हम लोग रियल फंक्शन पढ़ते थे, आपको याद होगा रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन में क्या होता था, जो हम लोग 11-12 तक पढ़ते रहे थे रियल फंक्शन, या अभी भी अक्सर हम रियल फंक्शन पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो r से लेकर के जनरली r तक होता है। मतलब जरूरी नहीं कि डोमेन r हो, r होगा या कोई उससे छोटा रियल नंबर हो सकता है डोमेन फंक्शन का, और कोडोमेन r होगा या उससे कोई छोटा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रहता वो रियल नंबर ही था, डोमेन और कोडोमेन दोनों। जैसे कि मान लो मैंने फंक्शन लिया f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, क्योंकि इसका डोमेन r है ना। और ये क्या होता है, कोडोमेन, मैंने बताया था डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, जो रेंज आता है, रेंज का मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है। तो जो y की वैल्यूज आती हैं उनको रेंज कहा जाता है ना। और ये होता है कोडोमेन, जो इधर लिखते हैं जब भी हम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं f फ्रॉम a टू b, तो a को कहते हैं डोमेन, a को क्या कहा जाता है बोलो, डोमेन, और b को क्या कहा जाता है, कोडोमेन। और जो y की वैल्यूज आती हैं उनको कहते हैं रेंज। रेंज और कोडोमेन में अंतर होता है, ये आपको बताया था मैंने पहले भी। जो वैल्यूज ऑफ y होती हैं, वैल्यूज ऑफ y, उनको कहा जाता है रेंज। ठीक है, और रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। सबसेट में दोनों चीजें आती हैं, इक्वल या लेस दोनों। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपने एक सेट A ले लिया, A में कुछ पॉइंट ले लिए -1 0 1 2, और मान लो एक सेट B ले लिया और B में कुछ पॉइंट ले लिए 0 1 2 3 4 5 तक ले लिए। ठीक है, या मान लो 10 तक ले लिए, चलो 0 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 तक ले लिए। और मान लो आपने फंक्शन लिखा f फ्रॉम a टू b, f फ्रॉम a टू b, और मान लो आपने ये फंक्शन लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इसको हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। तो ये मैं आपको रियल फंक्शन की बात बता रहा हूँ कि रियल फंक्शन में, क्योंकि अब हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ना है, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए कि भाई रियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू है वो a से आएगी। a क्या होता है, डोमेन। डोमेन का मतलब यही होता है कि आप x की वैल्यू हमेशा a से लेंगे। और a में देखो चार चीजें हैं, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, क्योंकि a में ये चार चीजें हैं, तो यही x की वैल्यूज हो सकती हैं। तो x को -1 रखो, x को -1 रखो, देखो y क्या आएगा, y आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। फिर देखो x को 0 ले लो, अगर x को 0 ले लेंगे, देखो y क्या आएगा, y आएगा 0 + 1 यानी कि 1। x को देखो 1 ले सकते हैं, अगर हम x को 1 ले लेंगे तो y कितना आएगा बोलो, 1 + 1 यानी कि 2। अगर हम x को 2 लेंगे, अगर x को 2 लेंगे तो y क्या आएगा, 2 + 1 सॉरी 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, तो देखो x को -1 लिया तो y की वैल्यू 2, x को 0 लिया तो y की वैल्यू 1, x को 1 लिया तो y की वैल्यू 2, x को 2 लिया तो y 4। देखो y की वैल्यूज क्या क्या आई, ये देखो y की वैल्यूज आई, तो यही हमारा रेंज हो गया। तो रेंज क्या हो गया बोलो,
2 1 2 5। अब देखो ये एक सेट है चूंकि, और सेट में एक चीज को रिपीट करते नहीं है, तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि रेंज एक सेट है, उसमें हम किसी भी चीज को 2 बार नहीं लिखते। तो ये देखो हमारा रेंज आ गया। तो ध्यान रखना ये कोडोमेन है, कोडोमेन और रेंज में अंतर होता है। कोडोमेन का काम ये होता है कि वो रेंज को अपने अंदर रखता है, या ऐसा कह लो कि रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर आता है। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट। देखो बेटा, मैं बार बार कहता हूँ 11 12 का पूरा मैथ्स हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो भी जैम हो या नेट हो, उसमें वो भी अक्सर पूछा जाता है, या टीजीटी पीजीटी आप एग्जाम देंगे या किसी भी लेवल की आप टीचिंग करेंगे, तो 11 12 का कोर्स अच्छे से आना चाहिए। मेरे 11 12 के वीडियो पढ़े हुए हैं तो अच्छा होगा, साथ साथ आप 11 12 के वीडियो भी देखते रहिए। फंक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 11 12 का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या, पूरा कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है 11 12 का। उसका एप्लीकेशन यहाँ बीएससी एमएससी में हर जगह होता है। अगर आपके 11 12 के कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो फिर बीएससी एमएससी में हर समय दिक्कत होगी। मैं आपको साथ में समझा देता हूँ जरूरत पड़ने पर, लेकिन बहुत अच्छा होगा। देखो इसी HD मैथमेटिक्स में मेरे 11 12 के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप बेसिक अपना अच्छा करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि बेसिक की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या अगर आप किसी भी लेवल की टीचिंग करेंगे तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो जो हमारा रेंज है वो ये है, कोडोमेन ये है। देखो रेंज कोडोमेन का सबसेट है। अच्छा, रियल फंक्शन में एक और खास बात होती है कि ये सिंगल वैल्यूड होते हैं। ये जो हमने बताया ना रियल फंक्शन, इसको क्या कहते हैं बोलो? रियल फंक्शंस। तो रियल फंक्शन जो है ना ये सिंगल वैल्यूड होते हैं, मतलब इसमें x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आती है। जैसे कि मान लो अगर मैं ये लिख दूं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं y स्क्वायर बराबर x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट एक्स। अब देखो x की एक वैल्यू के लिए y के दो आंसर हो जाएंगे, तो इसको हम फंक्शन नहीं कहते, है ना, रियल में। ये क्या है? नॉट फंक्शन। किसमें? रियल में। इसको कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जो रियल होते हैं वो हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, यानी 1x के लिए 1y आना चाहिए, 1x के लिए 2y नहीं आने चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम x को यहाँ 2 ले लें तो y की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, प्लस माइनस √2, तो उसको फंक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर y की 2 वैल्यू मिल रही है। क्योंकि जो रियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल वैल्यूड। कैसे फंक्शन होते हैं रियल फंक्शन? ये हमेशा सिंगल वैल्यूड होते हैं, ध्यान रखना, सिंगल वैल्यूड। ये रियल फंक्शन की एक और खास बात होती है। ठीक है, मतलब एक x के लिए एक ही y मिलता है, दो y नहीं मिलते, ध्यान रखना कभी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने रियल फंक्शन को पढ़ा, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो रियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन में थोड़ा सा हमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटी आनी चाहिए, क्योंकि पीछे से चीज़ों को जब हम कनेक्ट करेंगे तभी हम बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि बीच में अगर हम बहुत बड़ा गैप कर देंगे, सीधे हाई जंप करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक ब्रिज बनाना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से कनेक्ट करना पड़ता है, तो दिमाग में चीज़ें हमेशा के लिए रहती हैं और वो कभी जल्दी भूलती नहीं हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए और बहुत अच्छा होगा 11 12 का पूरा मैथ्स पढ़ डालिए। ठीक है, देखो अब अगर हम फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें, देखो तो इसमें क्या होता है। देखो ये रियल फंक्शन होते थे, इनका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल होता है। रियल होगा या रियल से कुछ छोटा हो सकता है, दोनों ही बातें। ठीक है, देखो आगे बढ़े। देखो अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं ना, ये z to z होते हैं, z to z। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z का मतलब क्या होता है बोलो? z का मतलब होता है x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पर कि x और y मतलब आयोटा क्या होता है? √-1। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं, मतलब इनका डोमेन भी आयोटा हो सकता है और कोडोमेन में भी आयोटा आ सकता है। ठीक है, और इन फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ जेड बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड इन टर्म्स ऑफ जेड प्लस, वहां पर वेरिएबल एक्स होता था, यहाँ पर वेरिएबल जेड माना करते हैं। कुछ भी लिख दो, आप कोई फंक्शन लिख दो, मान लो एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1/3,
या एफ जेड इक्वल टू लिख दो फॉर एग्जांपल साइन जेड प्लस कॉस जेड, या एफ जेड इक्वल टू लिख दो फॉर एग्जांपल ई की पावर जेड, कुछ भी लिख दो। एफ जेड इक्वल टू लिख दो जेड की पावर 1/3, कुछ भी लिख दो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल जेड होता है और जो मतलब इसका डोमेन भी जेड है और कोडोमेन भी जेड है। मतलब जो अब देखो इसको हम ऐसे भी कहते हैं, एफ जेड को ओमेगा भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पर एफ एक्स को वाई लिख सकते थे ना। रियल फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स की जगह पर हम वाई लिख देते थे। मान लो ये फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख देते थे। उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा एफ जेड है ना, एफ जेड, इसको हम ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा या डब्ल्यू कुछ भी कह दो। तो जैसे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर जेड माइनस 1/3। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर x और y दो चीजें थी, x क्या होता था डोमेन, y क्या होता था रेंज। उसी प्रकार यहाँ पर भी z क्या होगा बोलो, z क्या होगा डोमेन, जो z की वैल्यू आएगी वो क्या होगी बोलो डोमेन, और जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो क्या होगी बोलो रेंज। जैसे वहां पर x और y होता था, x की वैल्यू को डोमेन कहते थे और जो y की वैल्यू आती थी उसको रेंज कहा जाता था। वैसे यहाँ पर भी z और ओमेगा में चीजें चलेंगी, z की वैल्यू को क्या बोलेंगे डोमेन और ओमेगा की वैल्यू को क्या बोलेंगे रेंज, है ना। z और ओमेगा में चीजें चलेंगी, बस समझे। अच्छा, और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, जैसे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं ये सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूड भी हो सकते हैं। मतलब इसमें ओमेगा की वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है। जैसे वहां पर मैंने बताया था कि एक x के लिए एक y मिलना चाहिए, एक x के लिए अगर ज्यादा y मिलेंगे तो उसको फंक्शन नहीं मानते, किसमें रियल में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक z के लिए ज्यादा ओमेगा मिल सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन होते हैं ये सिंगल वैल्यूड, ठीक है, या मल्टीपल वैल्यूड भी हो सकते हैं। ये बात समझो, मतलब 1z के लिए है ना 1 या मोर ओमेगा मिल सकते हैं, 1 और मोर ओमेगा मिल सकते हैं 1z के लिए। ध्यान रखना z की एक वैल्यू के लिए एक ओमेगा भी मिल सकता है, एक से ज्यादा ओमेगा भी मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक x के लिए एक ही y मिलता था, एक x के लिए दो y नहीं मिलते थे, ठीक है। एक x के लिए दो y मिलते थे तो उसको हम फंक्शन नहीं मानते थे। यहाँ पर एक z के लिए एक ओमेगा या ज्यादा ओमेगा मिल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उसको फंक्शन मानेंगे। कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंगल वैल्यूड या मल्टीपल वैल्यूड दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रखना। देखो उसकी वजह क्या होती है, देखो उसकी वजह ये होती है, जैसे कि मान लो ये फंक्शन है एफ जेड बराबर जेड की पावर 1/3 है। अब देखो इसमें अगर आप z की कोई वैल्यू लोगे, जैसे कि मान लो आपने z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ले ली मान लो और यहां रखा, तो जो एफ जेड का मतलब ओमेगा, जो ओमेगा मिलेगा ना वो 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 मिलेगा। अब इसके तीन आंसर आएंगे, इसके तीन आंसर आएंगे। क्यों तीन आंसर आएंगे, देखो एक डी मोइवर थ्योरम हुआ करती थी, डी मोइवर थ्योरम हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, डी मोइवर थ्योरम, ठीक है। डी मोइवर थ्योरम देखो हमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ये डी मोइवर थ्योरम कहती थी कि मान लो कोई z है और z की पावर m/n है, तो जितने n होगा उतने ही इसके आंसर आएंगे। z की पावर अगर मैंने m/n ले लिया तो जैसे मान लो अगर n की वैल्यू 3 है तो इसके 3 आंसर आएंगे, n की वैल्यू 4 है तो इसके 4 आंसर आएंगे, n की वैल्यू 100 है तो इसके 100 आंसर आएंगे। जैसे आपको याद होगा आप 1 की पावर 1/3 पढ़ते थे, इसी को तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते थे। इसको क्या कहते थे बोलो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। इसी की वो तीन वैल्यू आती थी, क्योंकि 1/3 तीन वैल्यू आएंगी। तीन वैल्यू क्या क्या होती थी आपको याद है, एक होती थी 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तीन वैल्यू हुआ करती थी। फिर आप कहते थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, क्योंकि ये पावर 1/3 है तो इसके तीन आंसर आते थे, इसलिए इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 कहा जाता था।
मतलब 1 के 3 आंसर, और वो 3 आंसर ये आते थे, ये आपने निकाले भी होंगे छोटी क्लासेस में, ठीक है। 11-12 में मतलब बहुत आता है ये सब चीज़ें 11-12 में। तो इसीलिए अब जैसे इसके 3 आंसर आएंगे तो वो तीनों आंसर आएंगे तो मतलब z की एक वैल्यू के लिए ओमेगा के ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं, उसको भी यहाँ पर फंक्शन मानते हैं। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं ये सिंगल वैल्यूड या मल्टीपल वैल्यूड हो सकते हैं। z की एक वैल्यू के लिए ओमेगा के एक या ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। रियल फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यूड माने जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि अगर यही सवाल मान लो रियल में आता 1 की पावर 1/3 तो केवल 1 लेते, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लेते ही नहीं, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में आयोटा आ रहा होता है। इसीलिए जैसे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है मालूम है आपको, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। तो देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों में आयोटा आता है, और वहाँ पर हम जब रियल फंक्शन पढ़ते हैं तो आयोटा वाली चीज़ें लेते नहीं, क्योंकि वहाँ पर x भी रियल है और y भी रियल है, उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें आयोटा आ सकता है। देखो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आयोटा आ ही जाए, जैसे रियल भी कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप z लिखते हैं, जैसे कि मान लो आप लिखें z = 2, अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आयोटा नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, क्योंकि इसको हम z = 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। बात समझे? तो मतलब रियल भी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा होते हैं, कॉम्प्लेक्स का एक स्पेशल केस होते हैं। बात समझे? तो ये बातें हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अपनी अलग दुनिया है, बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ सकते हैं। लिखो जरा इसको ध्यान से पहले, हो मेरे मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, हो मेरे मितवा मेरे मित्र रे। देखो मान लो मैंने ये फंक्शन लिया, इसको हम ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा बराबर z² + z हो गया। z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे z जो होता है ना, z उसको हम x + iy लिख सकते हैं, और ओमेगा को u + iv लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। z को x + iy ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, और ओमेगा को u + iv ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो जैसे ओमेगा की जगह हम लिख दें u + iv, और z की जगह लिख दें x + iy, ठीक है, ऐसे लिखे मान लो। तो अब देखो क्या हुआ, ये हो गया u + iv, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² + आयोटा y का स्क्वायर + 2 × x आयोटा y, और +x + आयोटा y। देखो u + आयोटा v ये x², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो क्या हो जाएगा बोलो -y², और ये हो गया i × 2xy, और ये हो गया +x + iy, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर है u + आयोटा v, यहाँ देखो ये रियल पार्ट है, कौन कौन सा, x² - y² + x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बोलो 2xy + y, ठीक है। तो रियल से रियल इक्वेट कर सकते हैं, तो मतलब देखो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u हो जाएगा x² - y² + x, और v क्या हो जाएगा 2xy + y। तो यहाँ से हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमको बहुत पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे टॉपिक में, पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ये काम हमें बहुत बार करना पड़ेगा। समझे? ध्यान दो कि ओमेगा को u + iv लिखेंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे, रियल को रियल से इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल करेंगे, ऐसा हमें बहुत जगह पर करना पड़ता है। लिखो जरा ध्यान से इसको।
तो ये प्रोसेस हमें बहुत जगह यहाँ लगाना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसको हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान के रियल और इमेजनरी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे, राधा किशन थे कभी नाम हमारे, हो फिर भुमुरलिया फिर वो पायलिया, फिर भई संगीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। देखो समझो ध्यान से, फंक्शंस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फंक्शन का एक नाम ट्रांसफॉर्मेशन भी यहां पर होता है, समझो ध्यान से। देखो जैसे क्या होता है, मान लो मैंने ये एक फंक्शन लिखा, ओमेगा बराबर z माइनस वन अपॉन z माइनस टू, ऐसे लिखा भाई, ओमेगा मतलब f ऑफ z। देखो ध्यान दो, अब जैसे इस फंक्शन का अगर हमसे डोमेन पूछा जाए ना, डोमेन, तो देखो z अगर 2 होगा ना तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इसका मतलब z को 2 नहीं लेंगे, तो डोमेन में क्या हो गया, डोमेन में हो गया z नॉट इक्वल टू 2। तो मतलब डोमेन को हम ऐसे लिखेंगे ऑल z माइनस 2, यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं लेकिन 2 नहीं लेना, क्योंकि 2 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। जैसे रियल फंक्शन में भी ऐसे ही करते थे। और जैसे मान लो अगर हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, है ना, मतलब हम केवल 2, यानी कि 2 का मतलब z कोई भी मैंने बताया कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजनरी दोनों आ जाते हैं। अब ऐसे मान लो रेंज निकालना है, तो देखो रेंज कैसे निकालेंगे, ये हो गया ओमेगा z माइनस 2 ओमेगा बराबर z माइनस 1। एक बात और ध्यान रखना, आगे चल के पढ़ेंगे, इस प्रकार के फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इस प्रकार के फंक्शन को। क्योंकि देखो इसमें जैसे ओमेगा की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, तो इस प्रकार के फंक्शन को आगे चल के हम पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है, बाइलिनियर, क्योंकि ये ओमेगा में भी लीनियर है, z में भी लीनियर। देखो यहाँ पर ओमेगा की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है, इसीलिए बाई का मतलब 2, लीनियर, दोनों में लीनियर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब फंक्शन, बाई का मतलब हो गया 2 और लीनियर मतलब ओमेगा z दोनों में लीनियर है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया फंक्शन। देखो अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे हम रियल फंक्शन में करते थे कि अगर हमें रेंज निकालना होता था तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लिया करते थे। बिल्कुल वही यहाँ पर काम करेंगे। देखो z की वैल्यू को क्या किया, देखो ये ओमेगा z माइनस 2z बराबर z माइनस 1, क्योंकि z और 2 एक जैसा बन जाता है ना कई बार, तो कंफ्यूजन होता है। ये z है और ये 2 है, ध्यान देना, ठीक है, ये z है, ये 2 है, ये z है, ये 1 है। तो ओमेगा z माइनस 2 ओमेगा बराबर z माइनस 1, z को एक तरफ ले आए और बाकी सब टर्म एक तरफ चले गए लेकर के, z कॉमन ले लिया, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। देखो अब यहां पर हमने z को ओमेगा के टर्म में लिख लिया। अब इसका मतलब ओमेगा 1 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे फंक्शन का रेंज आ गया। तो रेंज क्या आ गया, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस 1। देखो अब तुम ये मत समझो कि सर यहाँ भी z क्यों ले लिया, z का मतलब सारे अच्छा चलो कंफ्यूज हो रहा है, तो z का मतलब c ले लो, c मतलब ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे मान लीजिए ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यहां भी चाहे तो c ले सकते हैं कि c टू c, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन होता है, c से लेकर c तक, है ना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, c का मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, और उसमें रियल भी शामिल है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 2
और यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर -1, क्योंकि देखो ओमेगा 1 नहीं होना चाहिए, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? रेंज। जैसे वहाँ पर y की वैल्यू रेंज होती, वैसे यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होती? रेंज। बिल्कुल यही प्रोसेस हम रियल फंक्शन में भी रेंज निकालने के लिए किया करते थे, है ना। तो डोमेन और रेंज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बिल्कुल सेम मेथड से जैसे हम रियल फंक्शन में किया करते थे। याद है आपको? रियल फंक्शन में भी यही काम करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे और देखते थे आखिर y क्या नहीं हो सकता। तो y मतलब ओमेगा क्या नहीं हो सकता? ओमेगा 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने रेंज निकाल लिया, मतलब ओमेगा 1 नहीं लेना, यानी हम सारे कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, लेकिन 1 को नहीं ले सकते। समझो बात को ध्यान से। तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 1, ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की स्टार्टिंग करी है कि भाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनको हम लोगों ने समझा है। यहाँ पर ये बातें दिमाग में रखिएगा, फिर हम लोग अब धीरे करके एनालिटिक फंक्शन की तरफ अपने आप को बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें सब में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी, खासतौर जैम एग्जाम में ये सब चीज़ें आती हैं। पीएससी तो आप रट के पास कर सकते हैं, 4 सवाल याद कर लिए, बीएससी पास कर लिया, लेकिन नॉलेज नहीं होगी तब तक जैम या नेट जैसे एग्जाम नहीं निकल सकते, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ और अच्छे सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।